अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलों और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और मुल्की सियासी सूरत हाल हो, समाजी सूरत हाल हो या मुआशी सूरत हाल हो, कोशिश करते हैं कि सुबह के वक्त प्रोग्राम में इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल माह मुबारक का सिलसिला जारी है और हर शख्स ये दुहाई देता नज़र आता है कि इस बढ़ती महंगाई को कैसे काबू किया जाए। इससे पहले भी, इससे पहले प्रोग्राम्स में और कई दफ़ा इस बात का तज़किरा कर चुके हैं कि ये बढ़ती महंगाई कम करना किसी भी हुकूमत के बस में नहीं है और उसकी एक नहीं बहुत सारी वजूहात हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात आप सुनते हैं आए दिन कि एक तो अथॉरिटीज़ का हरकत में ना आना और करप्शन एक बहुत बड़ी वजह है और लातादार इसकी वजूहात हैं और फिर हम पे ख़ुद बहसियत मौम ये एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इन मामलात को समझें। बहरहाल क्योंकि इतना तालीम है, न तरबियत है, तो शिकवा नहीं किया जा सकता। बहरहाल क्योंकि तमाम चीज़ें ही नापैद हैं तो ये सूरत हाल का आपको सामना हमेशा रहेगा। और इसके साथ साथ क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है, जो हमारा एक सेगमेंट है ख़ास तौर पे हमने आपकी सेहत के हवाले से मख्तस किया है, उसमें कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ आपकी बीमारियों के हवाले से बात की जाए, जिस्मानी बीमारियों के हवाले से। और उसमें भी अब जो आज का सेगमेंट होता है उसमें आपके जो नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल हैं वो अमूमन ज़ेर बहस आते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज ये सिलसिला जारी रहे और नफ्सियात के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसमें बहुत सारे आपके सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं बज़रिया सोशल मीडिया। तो कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ आज जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर शफीक यासीन साहब क्योंकि यहाँ मौजूद होते हैं हर जुमे के रोज़ तो उनसे हम बात करते हैं नफ्सियाती मसाइल के हवाले से। ताहम वो आज क्योंकि स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं तो उनके जो हॉस्पिटल है यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल यानी कि यासीन नफ्सियाती अस्पताल, उसकी हेड ऑफ़ एडमिन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं निदा नदीम साहिबा। उनसे हम आज बात करेंगे और उनको खुश आमदीद कहेंगे। निदा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। निदा, नफ्सियात के हवाले से बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस आते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कई मामलात पर गुफ्तगू हुई। ताहम ये हस्पताल के बारे में एक हमेशा मैं एक सवाल करता हूँ। ख़्याल ये पाया जाता है कि नफ्सियात का जो हस्पताल है वहाँ पे मरीज़ों को शायद किसी किस्म की कोई रेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है या कुछ एक केसेस ऐसे आए कि जिसमें लोगों को जकड़ के रखा गया था, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए और फिर बहुत ज़्यादा सवालात उन्होंने हमें भेजना शुरू किए कि क्या वाक़तन ऐसा होता है और क्या ये यासीन जो नफ्सियाती हस्पताल हैं यहाँ पे मामलात किस तरह चलाए जाते हैं। आप क्योंकि एडमिन की सारी ज़िम्मेदारी आपके पास है, आप देखती हैं अस्पताल के तमाम उमूर, किस तरह मरीज़ों को ट्रीट किया जाता है। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है ताकि जो लोग अभी इस तरफ आना चाहते हैं नफ्सियात के हवाले से उनको ज़रा ये समझ में आ जाए कि नफ्सियाती हस्पताल आखिर होता क्या है। ज़रा फरमाइएगा। ये लोग एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों पेशेंट को जकड़ के रखते हैं या उनको कोई टॉर्चर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन या एडमिट करते हैं, इंजेक्शन और दवाइयों से उनको ट्रीट किया जाता है और बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल उनको वहाँ मिलता है। पता नहीं क्यों, ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास भी पेशेंट एडमिट होने आते हैं उनका पहला सवाल ये होता है आप बांध तो नहीं देंगी, आप मारेंगी तो नहीं, या हम मारते तो नहीं है। और ये सुना है कि जंजीरों में बांध दिया जाता है। एटलीस्ट यासीन हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है, कोई जंजीरों में नहीं बांधा जाता और मारा नहीं जाता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि कोई पेशेंट हाइपर हो और बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो तो हम ऐसा होता है कि हम थोड़ी देर के लिए उसको उनके हाथ को टाई कर देते हैं ताकि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन ये वो नहीं होता कि हम उनको कोई बांध के हमेशा के लिए रख रहे हैं या कई दिनों के लिए रख रहे हैं। कुछ आवर्स के लिए बस इंजेक्शन लगता है, वो थोड़ा सा उनका लेवल सबसाइड हो जाता है और फिर हम उनको खोल देते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, यानी थोड़ा उनकी एग्रेसिवनेस कम हो जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन ये लोगों के अंदर, ये आप सही कह रहे हैं, जो हमारे पास पेशेंट एडमिट होने आता है पहला सवाल यही होता है बिल्कुल। और फिर कहते नहीं हम एडमिट नहीं करा सकते क्योंकि पेशेंट के साथ ऐसा हो जाएगा, आप मारेंगे। यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उनको वो अजीब तरीके से हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है जी। ना, एडमिट कराएंगे तो पता चलेगा, जो एडमिट हो रहे हैं और ठीक होके जा रहे हैं तो वो लोग आगे और पेशेंट्स को भी भेजते हैं क्योंकि उनको अच्छे एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब निदा, ख़वातीन के हवाले से नफ्सियात के मसाइल का आजकल तो सभी शिकार हो चुके हैं। हमें ख़ुद भी बस औक़ात ऐसा महसूस होता है कि हमें नफ्सियात के ऊपर, क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है,
फिर एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं। आपके ख्याल में क्या वाक़तन ऐसे लोगों को भी नफ्सियात के हस्पताल या डॉक्टर के से रुजू करना चाहिए? क्या कहेंगे इस हवाले से, फरमाएं। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल रुजू करना चाहिए। इनफैक्ट जो बहुत एग्रेसिव भी हो रहे होते हैं, जो लोग आम तौर पे घर पे रख के ये कहते हैं कि सिर्फ गुस्सा कर रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ गुस्सा कर रहा है। अक्सर आपने सुना होगा, पहले गुस्सा नहीं करते, ज़्यादा गुस्सा कर, बस कुछ नहीं है। लेकिन वो आप सोचें, पहले वो गुस्सा नहीं करता था, अब गुस्सा कर रहा है, कोई रीज़न तो ज़रूर है। तो और इनका इलाज है, बिल्कुल सही। लेकिन मसला यही है कि हमारी जो आवाम है वो नफ्सियाती हॉस्पिटल की तरफ आना ही नहीं चाहती। उनके लिए वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल एक बुरा लेबल, वो नहीं आना चाहते। लेकिन इसमें अगर आप वो आके करवा लें ट्रीटमेंट, तो वो स्टार्टिंग में ही ठीक हो जाएंगे। हम इसी चीज़ को बढ़ाते जाते फिर वो एक बड़ी डिजीज़ में चली जाता है, मेजर साइकोसिस में वो चले जाते हैं। हालांकि जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हम बस एक नींद की गोली खाते हैं, हम सो जाते हैं। लेकिन आप कैसे खा लेते हैं? कैसे आप जाकर फार्मेसी से नींद की गोली खरीद कर ले आते हैं विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से पूछे बगैर? हो सकता है खाली नींद का मसला ना हो, कोई और भी मसला चल रहा हो और उसकी वजह से नींद नहीं आ रही हो सकता है बिल्कुल। लेकिन अपना इलाज, क्योंकि हमारी फार्मेसीज में दवाइयाँ ऐसी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाती हैं, ओवर द काउंटर आप जाके खरीद लें। एग्जैक्टली। तो बस लोगों को ये इजी टास्क लगता है कि डॉक्टर की फीस क्या देना है, हमें तो पता है नींद की गोली खा लेंगे, हमें नींद आ जाएगी, हमें सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन वो सुकून सिर्फ टेम्परेरी होता है, इलाज कराना चाहिए, इलाज करवाने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर एक सीक्रेसी का एक आंसर होता है कि हमारे यहाँ लोग मायूब समझते हैं, इसलिए जाना मुनासिब नहीं समझते। फिर कहते हैं हमारी आइडेंटिटी को ना डिस्क्लोज किया जाए, या मुख्तलिफ नामों के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। चलें ठीक है, अगर ऐसा भी है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या वाक़तन ऐसा होना चाहिए? जो लोग ठीक होकर जाते हैं, फिर उनका क्या रिएक्शन होता है? आपके पास तो सबका फीडबैक भी होता होगा। बिल्कुल फीडबैक होते हैं। जो ठीक होकर जाते हैं वो वेरी हैप्पी जाते हैं, और इनफैक्ट बहुत से पेशेंट्स ने अपने रिश्तेदारों को भी भेजा, क्योंकि हर फैमिली में, मैं कहती हूँ नॉर्मली हम लोग भी अपने घर में बैठ के देखें और हम अपने आप को भी जज करें, तो हमें भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बस हम इग्नोर करते हैं। सही सीवियरिटी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन वो जब ठीक होके जाते हैं तो अपने फैमिलीज़ को रेफ़र करते हैं, उनकी फैमिलियाँ आती हैं। लेकिन जब फर्स्टली जब इलाज कराने आते हैं, उससे पहले तो उनका ये होता है कि प्लीज़ किसी को बताइएगा नहीं। आज सुबह ही जब मैं यहाँ आ रही थी, पेशेंट आए हैं, एडमिट करवाया है उसको, तो उनकी मदर ये कहती कि देखिए कोई भी फैमिली मेम्बर आए, कोई पूछने आए, कोई फ्रेंड पूछना है, आप प्लीज़ बोलिएगा नहीं मेरा बेटा यहाँ एडमिट है। तो मैं उनसे बोली थी जब ठीक हो जाएगा तो फिर आप बता देंगी लोगों को। नहीं कैसे बताएंगे? मैं कहा फिर तो बताना चाहिए ना, ताकि लोगों की हिम्मत तो बने आने की। तो अच्छा फिर देखूंगी, लेकिन अभी वो बहुत घबराई हुई थी, तो वो इसमें नहीं थी कि स्टेट में कि वो किसी को बताया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये शायद हम एक पूरा सोसाइटी में एक इशू है, हमेशा से रहा है। एक तो अवेयरनेस की कमी है, और दूसरा कि इन चीज़ों को मायूब समझा जाता है। अब आप ये समझिए, निदा इस पर ज़्यादा बेहतर बताएंगी आपको, कि हमारे यहाँ एक नफ्सियाती कैफियत होती है जिसमें इंसान जो है मुख्तलिफ आवाज़ों में बात करना शुरू कर देता है, या उसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, या इस तरह की उसकी कैफियत होती है। तो उसको समझा ये जाता है कि शायद ये किसी और मखलूक के नरगे में है या क्या है। और फिर जब वो आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए तो क्या होता है निदा, ये भी ज़रा बताइएगा जी। शुरू में जब वो लोग आते हैं तो उन लोग वो ये कहते हैं कि हम फलाना मुफ्ती मौलाना और इनके पास से दम कराते हुए आए, और इनफैक्ट वो साल से भी ज़्यादा टाइम पीरियड इसमें वेस्ट कर चुके होते हैं। जब एक्सट्रीम पे आ जाते हैं, इनफैक्ट इतनी कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं कि वो लोग सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ चल पाते हैं वो पेशेंट्स। तो फिर वो आते हैं हमारे पास एडमिट करवाने के लिए। उसमें भी उनको ये डाउट होता है कि अभी भी उनके दिलों में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि हम दम करवा लें और रूहानी इलाज जिसे कहते हैं वो करवा लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये किसी न किसी का असर आ गया है। और लेकिन डॉक्टर शफीक हमेशा ये बात कहते हैं कि नहीं, ये नफ्सियाती मसला है और ये मेडिसिन से ही ट्रीट होगा। नो डाउट इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज पेशेंट आया है और विदिन 10 डेज उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन टाइम लग के उसका रिजल्ट आता है और पेशेंट्स ठीक होके गए हैं हमारे। इनफैक्ट हमारे पास पिछले दिनों एक बच्चा एडमिट हुआ था इसी तरह, इनफैक्ट एक बच्चा और एक बच्ची एडमिट हुई थी इसी तरह, लेकिन उनकी फैमिली भी यही सोचती रही कि इसको कोई रूहानी मसला है, हम इलाज कराते हैं, हम दम करवाते हैं। और इनफैक्ट वो करवा भी रहे थे, ऐसा नहीं कि वो करवा के नहीं आए थे। लेकिन अब डॉक्टर शफीक की दवाइयों से माशाल्लाह वो बहुत बेहतर है, फॉलोअप के लिए आते हैं। तो अब उनको भी समझ आया कि ये रूहानी मसला नहीं था, मसला नफ्सियात है। बिल्कुल, और ये हल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और यकीनन हल हुए भी हैं। अब ऐसे लातादाद केसेस हैं, निदा की ऑब्जर्वेशन में आए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के सारे उमूर देखती हैं तो वहाँ पर ये सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, पहले ये हुआ करता था कि
मैं समझता हूँ कि ज़्यादा केसेस नहीं हुआ करते थे, मखसूस एक जैसे अभी एक बात हुई कि रूहानी मामलात समझ के कुछ आया करते थे, लेकिन अब जिस तेज़ी से नौजवान नस्ल मनशियात का शिकार हो रही है, ख्याल ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि मसला ये है कि लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। क्या ऐसे बच्चे या ऐसे नौजवान या बड़ी उम्र के लोग भी जो बड़े तवील अरसे से नशे में मुब्तला हैं, क्या उनका भी इलाज हुआ है? कुछ ऐसी चीज़ तजर्बे में आई है, ज़रा उनके बारे में बताएं। नहीं, बिल्कुल इलाज होता है और माशाल्लाह से रिकवर होके गए हैं और उन्होंने ड्रग्स बिल्कुल छोड़ी भी पेशेंट्स ने, और उनके फैमिली आके बताती है कि वो वापस जॉब उन पे उन्हें जॉब ज्वाइन कर ली है अपनी, और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस चले गए हैं। तो खुशी भी होती है, और इस तरह ये होता है कि दूसरों को भी जब वो फैमिली दवाइयाँ लेने आ रही होती है, फॉलोअप के लिए आ रही होती है, और कोई फैमिली एडमिशन के लिए पूछने आई हुई होती है, तो मैं अक्सर उनसे मिलवा भी देती हूँ। मैं बोलती हूँ प्लीज़ आप इनको बताएं, ताकि देखिए मैं तो बोलूँगी तो सबको ये लगेगा मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, लेकिन जब दूसरा पेशेंट बोलेगा तो उनको समझ आएगी बात, तो वो क्लियर होती है। तो फिर हम इस तरह भी करवाते हैं कि जो अगर कोई पेशेंट बैठा है तो हम उनसे मिलवा देते हैं, और काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। बस ये प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को पहले पता चल जाए कि उनके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। काफ़ी टाइम तक तो पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं मिलती कि वो ड्रग्स ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। या तो आजकल पेरेंट्स बहुत दूर हैं बच्चों से, कि इतना टाइम नहीं हो, टाइम दें उनको। और अगर मैं ये समझती हूँ अगर हम अपने बच्चों के साथ रोज़ाना बैठेंगे तो बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं तो हमें बताएगी ना कि वो ड्रग्स लेते हैं, क्यों नहीं बताएगी। तो आपको कहीं भी डाउट हो तो अपने बच्चों को आपको हॉस्पिटल लेके आना चाहिए, टेस्ट करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी गाइडलाइंस मिलेगी और इलाज अच्छा मिलेगा। बिना इस चीज़ के कि हम उसको छोड़ देते, इग्नोर कर देते कि नहीं ड्रग्स नहीं लेता होगा, अपने आप को मैं कहती हूँ फेथ में रखते हैं कि हम ड्रग्स नहीं लेता होगा बच्चा, लेकिन वो इन द एंड कई साल तक ड्रग्स लेने के बाद आपको जब उसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है, वीक होने लगता है, तो फिर वो लेकर हॉस्पिटल आते हैं और एडमिट करवाते हैं। लेकिन उस सूरत में भी रिकवरी हो जाती है, ऐसा नहीं कहूँगी कि रिकवरी नहीं होती, काफ़ी रिकवरी होती है। और हमारे पास अक्सर पेशेंट्स ड्रग्स के एडमिट होते हैं, और यंग जनरेशन तो खैर बहुत अब आती है। ओल्ड एज में भी, ओल्ड एज मीन्स कि 50 और 55 के एज में भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी नहीं आते, लेकिन अभी आजकल यंग जनरेशन का बहुत है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी बढ़ती जा रही है। बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। अच्छा अब निदा एक ख्याल ये है, हमारे यहाँ लोग एक तो जब बीमारी आती है तो साल उसके ऊपर काम हो रहा होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का शिकार हुए, ब्लड प्रेशर का शिकार हुए, दीगर अमराज का शिकार हुए, तो बहुत अरसे से बदपरहेज़ी चली आ रही है वो सारा सिलसिला। और फिर जब जैसे भी आपने कहा कि इलाज के लिए आते हैं तो कोशिश ये होती है कि एक दिन में ठीक होकर वापस चले जाएं। अच्छा अब ये जब उम्मीद लेकर आते हैं, जैसे आपने कहा ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि ये एक बड़ा सब्र आज़मा मरहला होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि न सिर्फ मरीज़ को ट्रीट किया जाता है बल्कि उनके घर वालों की काउंसलिंग की जाती है, उसको ऐसी सोबत से दूर रखने के लिए बहुत कुछ बताया जाता है। अब ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब सवाल ये पैदा आता है कि जब होता है कि जब अस्पताल का नाम सुनते हैं तो समझते हैं कि अखराजात बढ़ जाएंगे, और फिर हॉस्पिटल वाले जो 15-20 दिन या बार बार बुलाना उनका, ये लोगों को गिरा गुजरता है। ये वाक़तन क्या ऐसा है? ज़रा ये बताइएगा कि क्यों ज़रूरी होता है, ज़रा इस बारे में चाहूँगा, ज़रा बताएं। अखराजात तो देखें बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं हमारे दादा, या लेकिन डॉक्टर शफीक ये करते हैं जो जो नॉन अफोर्डेबल लोग होते हैं, हम उनको काफ़ी हद तक डिस्काउंट्स देते हैं, क्योंकि डॉक्टर शफीक का कहना ये है कि पेशेंट ट्रीट हो जाए, क्योंकि वो ज़रूरी है। सही है, कोई बात नहीं, जिसके पास कम है वो कम देकर अपना इलाज करा ले। तो अभी आजकल जैसे उन्होंने कल ही डाला है कि रमज़ान में 40 जो लोग जल्दी आएंगे फर्स्ट टू फर्स्ट कम पे, उनकी फ्री कंसल्टेशन करेंगे वो। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जिनको जो लोग घबरा रहे हैं खर्चे से, ताकि वो भी आ सके। बहुत अच्छी बात है। और वो अपने को दिखाएं, जब वो दिखाएंगे और दवाई लेकर जाएंगे, उनमें जब चेंज आएगा तो डेफिनेटली वो फॉलोअप के लिए आएंगे। ठीक है। उनको समझ आने लग जाएगी। और इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए कि खर्चे से बढ़ जाते हैं। जब बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं तो उसके लिए भी तो पैसे जा रहे हैं घर से। बिल्कुल सही बात है। मैं तो हर पेशेंट के अटेंडेंट से ये कहती हूँ, जब ड्रग्स के लिए हज़ार रुपए दे सकते हैं महीने के, तो फिर इलाज में देते हुए तो और बढ़ के देना चाहिए इंसान को, ठीक हो के आपका बेटा मिलेगा आपको। तो घबराना नहीं चाहिए, आए हॉस्पिटल में बात करें, डिस्काउंट्स मिलते हैं। और इलाज कराने में जब इलाज के बगैर इतना पैसा खर्च होता है तो इलाज पे पैसा खर्च करना ज़रूरी है, और इस पे इत्मीनान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इलाज करवाने के बाद जब मरीज़ जाएगा तो शायद वापस वैसा ही हो जाएगा, या अपनी ज़िंदगी में अगर आएगा
तो फिर से अगर उसको कोई ना कोई तनाव का शिकार हुआ, अच्छा फिर ये एवरी नाउ एंड देन आपको बुलाया जाता है, तमाम चीज़ों को चेक किया जाता है, सवालों जवाब किए जाते हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने खुद भी यहाँ पर देखे हैं ऐसे हैं कि जो ठीक होने के बाद गए वापस और फिर उसी सोबत में वो चले गए बदकिस्मती से, जहाँ से उनको ये नशे की आदत पड़ी थी और फिर उसका शिकार हुआ और नतीजा आपके सामने। तो फिर वो ये कहते हैं कि ये बार बार ट्रीटमेंट कर रहे हैं, शायद ट्रीटमेंट सही नहीं है। घर वालों को कितना किरदार होता है, ये तो बताएं ज़रा। आप मरीज को तो ठीक कर देती हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए? जी, लेकिन डिस्चार्ज करने के टाइम उनको ये बताया जाता है, मैं एटलीस्ट ज़रूर समझाती हूँ कि पेशेंट जा तो रहा है, इस पर प्लीज़ कीप एन आई, आप देखिएगा, इनको चेक एंड बैलेंस में रखिएगा, वापस उन्हीं लोगों में बैठने ना लग जाएं जहाँ से आपने इनको यहाँ लेकर आए थे। और ये मेजर किरदार पेरेंट्स का इसके, ठीक है। और यहाँ और दवाइयाँ हम पहले फर्स्ट वीक इनको दवाइयाँ देते हैं और फर्स्ट वीक के बाद उनका फॉलोअप रखते हैं, ठीक है। तो जब फर्स्ट वीक के बाद फॉलोअप के लिए आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई सही रहा। फर्स्ट वीक तो खैर सभी सही रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी बड़ा कॉन्शियसली लेकर चल रहे होते हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पेरेंट्स भी थोड़े, जब बच्चे सही चल रहे होते हैं तो पेरेंट्स भी ईजी हो जाते हैं, लेकिन बच्चे फिर उन्हीं फ्रेंड सर्कल तो आपका चेंज होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो वो ऐसे हो जाते हैं, लेकिन हम हमेशा उनको बोलते हैं ज़रा सा डाउट हो फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर आए ताकि हम उनकी मेडिकेशन ऊपर नीचे करें, एडमिट होने की भी ज़रूरत ना पड़े उनको, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स सम टाइम तो ले आते हैं और सम टाइम नहीं भी लाते, जब स्ट्रीम पे हो जाता है तो लेकर आते हैं। लेकिन इसमें यही है कि उनकी काउंसलिंग पेरेंट्स की हम लोग कर रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं। डॉक्टर शफीक अलग समझाते हैं, मैं उनको अलग समझाती हूँ कि ये चीज़ की जाए। और फिर हम लोग उन की बच्चों जो एडमिट होते हैं उनके हम लोग काउंसलिंग्स भी करवाते हैं साइकोलॉजिस्ट से, ताकि उनको समझ आए कि वो कहाँ गलत है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा ज़रूरी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर, इनकी केस स्टडी में क्या आया है, कैसे मनशियात की तरफ आ रहे हैं? जैसा भी आपने स्कूल्स का कहा, पहले ज़माने में तो स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी से ये सिलसिला शुरू हुआ करता था, अब तो माशाल्लाह स्कूल से सिलसिला शुरू है। तो कि अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं उसमें क्या चीज़ सामने आई है? ये बच्चे कैसे इसका शिकार हो रहे हैं इतनी तेज़ी से? ये स्कूल में तो भर सप्लाई मुझे नहीं, ये तो नहीं मैं बता सकती कि कैसे हो रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अब स्कूल्स में भी इजी अप्रोचेस हैं बच्चों को, वरना पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर सुनने में आता था, वो भी इतना नहीं सुनते थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब तो यूनिवर्सिटी ओपन, बिल्कुल ही ओपनली हो रहा है, और इनफैक्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में अभी हमने देखा रिसेंटली, आपने बिल्कुल सही कहा, हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी में ओपन हो रहा है जहाँ डॉक्टर्स वहीं से एजुकेट होके आएंगे और हम पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे जब वहीं से ये चीज़ें शुरू हैं। तो आप सोचें फिर स्कूल, तो फिर अवेयरनेस ही नहीं मैं कहूँगी बच्चों को, फिर उनको मज़ा आ रहा है इन चीज़ों में और वो लोग कर रहे हैं। एक बच्चा लाता है, वो बेचता है, एक चेन बनी हुई है स्कूल में, चेन बनी हुई है कि बच्चे बेच रहे हैं, दूसरे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्कूल में सख्ती नहीं है। मुझे समझ नहीं आता स्कूल में कैसे सख्ती नहीं होती, कैसे स्कूल वालों को पता नहीं चलता कि बच्चे ये ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। जो लोग, इतना मुझे पता है कि वॉशरूम में जाके करते हैं, तो अगर स्कूल वालों को पता है कि वॉशरूम में ये बच्चे कर रहे हैं ड्रग्स यूज़, तो आपको तो वॉशरूम के बाहर किसी गार्ड को या किसी आया बुआ को, किसी की भी ड्यूटी लगानी चाहिए ना कि बैठो और देखो, ज़रा 2 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाए, नॉक करो, भाई कौन अंदर है, निकालो उसको बाहर। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये भी एक अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल सही। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा है। चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। इशू है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात सही है कि चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। अच्छा, अब कुछ जैसे फैमिली इशूज़ सामने आए अभी रिसेंट टाइम्स में, कुछ सुसाइडल केसेस सामने आए, फैमिली के इशू सामने आए। अभी देखा हमने 2 दिन पहले बच्चे मिसिंग हुए, पता चला मदर के साथ कोई इशू है, वो मुझे लग रहा है कोई साइकोलॉजिकल इशू है, अभी तो बात सामने नहीं आई है। तमाम अगर उनको अगर स्टडी किया जाए, डायग्नोस करेंगे तो कोई साइकोलॉजिकल इशू नज़र आएगा कि उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक पूरी ऑर्गेनाइज कैंपेन चला दी और बैठे बैठे सबको उसके पीछे लगा दिया, फिर ये पता चला कि कोई फैमिली इशू है, क्या है। तो बहरहाल ये बड़ी अजीब सी एक चीज़ अब सामने आ रही है, बड़ी तेज़ी से इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे मरीज़ों को आपके ख्याल में कि घर वाले ऑब्जर्व करें, अगर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो उनसे भी रुजू करने की ज़रूरत है? क्योंकि चंद मैंने लोगों को देखा है, मेरी जब उनसे बात हुई तो मुझे पता चला कि अच्छे खासे इनके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कुछ साइकोसिस का शिकार हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो अब आप देखें कि अगर ऐसे लोग भी, अगर उनके हाथ में ख़तरनाक टूल है अगर आ जाएगा, तो फिर सोसाइटी में इस तरह के केसेस तो बड़े फ्रीक्वेंटली होने लगेंगे कि हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया पे किसी को थ्रेट करेगा, किसी को कुछ करेगा, फैमिली के इश्यूज़ को बाहर करेगा, और फिर आपको पता है हमारे यहाँ तो वो सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, अपना इलाज भी कराना चाहिए और सोशल मीडिया को भी चाहिए कि इतना बूम ना दें ऐसे लोगों को। आप पहले मालूमात तो करें कि कितनी ऑथेंटिक है ये नहीं है न्यूज़, क्या चीज़ है। हम हर चीज़ को आजकल
टिकटॉक और ये सब जो चीज़ें चली हैं उसमें हम बढ़ाते जा रहे हैं, शुरू कर देते हैं, ट्रेंड चलाना ट्रेंड चल गया है। लेकिन रियली आप ये बात सही कह रहे हैं कि लोग बीमार हैं और उस बीमारी का गलत यूज़ मीन्स के लोग उनकी फैमिली उनका इलाज नहीं करा रही तो वो इस तरह करके चीज़ें यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास एक पेशेंट एडमिट है, वो डबल एमफिल किया हुआ है और गवर्नमेंट जॉब थी उसकी, 5-6 साल उसने जॉब की है। उसके बाद उसको सीवियर साइकोसिस हो गया है, 1.5 साल वो अपने घर से गायब रहा, होटल में कहीं जाकर रहा। आज वो जब पैसे ख़त्म हो गए उसके तो फैमिली में वापस आया, फैमिली ने उसको एडमिट करवाया। उस फैमिली उसको पहले से समझाती रही कि तुम एडमिट हो जाओ, इलाज करा लो, लेकिन ये पेशेंट्स मानते नहीं मानते कि हम बीमार हैं, लेकिन फैमिली को चाहिए बाय फोर्स इनको लेकर आए। ये एक बड़ी आम चीज़ है कि अगर आप किसी को, अगर शख्स को जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता भी है, अगर आप उसको ये कहेंगे कि उसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है तो शायद उसका दिमाग जो है वो कबूल नहीं करेगा। और मैं आज ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि हम खुद भी कभी कभार हमारे मूड जिस तरह से चेंज होना शुरू हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें हमसे जो है वो हैंडल नहीं हो पा रही होती। या याद रखें, पूरी दुनिया में अब लोग नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि ये बीमारियां हर किसी के साथ हो सकती हैं। इसमें कोई उम्र की क़ैद नहीं है कि किसी ख़ास उम्र में जाके या किसी के साथ फैमिली इशूज़ हों ही तभी ये हो सकती है। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है कि बाज़ केसेस तो यकीनन ऐसे होंगे कि जो फैमिली में भी सब ठीक हैं, उसके साथ बड़ा अटैच्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दिमाग सही जगह नहीं है। तो बहुत सारे और रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जैसे मैं जो भी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि एक पेशेंट एडमिट अभी हुआ है, वो वैसे तो वो ड्रग्स के चक्कर में हुआ है, लेकिन उसकी मदर कहने के ड्रग्स इसलिए ले रहा था कि वो किसी लड़की में इन्वॉल्व था जी जी, और उसकी वजह से वो ड्रग्स लेने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये भी केसेस होते हाँ, होंगे। तो इस किस्म की भी चीज़ें होती हैं पीछे कि कोई बच्चा किसी लड़की में इन्वॉल्व हो गया और उसके बिहाफ पे वो ड्रग्स देने लग गया। ठीक है निदा, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और निदा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ एडमिन है यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल, यानी कि यासीन नफ्सियाती अस्पताल की। और बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले हॉस्पिटल के हवाले से, पेशेंट्स के हवाले से कि किस नौइयत के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं आजकल, जो हम देख रहे हैं। ख़ासतौर पर अभी कुछ देर पहले तस्करा हो रहा था सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के ज़रिए अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे लोग जो ट्रेंड चला रहे हैं, जैसे भी गुज़श्ता रोज़ एक केस सामने आया और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं कि खातून ने एक ट्रेंड चलाया कि बच्चे उनके शायद मिसिंग है या क्या है, खुदा जाने क्या ऐसी बात थी, और बड़ी तेज़ी से फिर वो बात फैलती चली गई और लोगों ने बिला सोचे समझे उसके तहकीक की, उन तमाम चीज़ों को आगे चलाना शुरू कर दिया क्योंकि मामला भी इस नौइयत का था कि बच्चे क्योंकि मिसिंग थे। तो बहरहाल वो बड़ी तेज़ी से ट्रेंड चलना शुरू हो गया। और यकीनन ये बात कही जा सकती है कि खातून को देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि वो किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हैं, या घरेलू अगर कोई तनाज़ा है उसको इस तेज़ी से उन्होंने जो है वो स्प्रेड किया कि वो एक पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो एक आप समझ लें पैनिक सा एक नज़र आना शुरू हो गया। और इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनको कहा जाता है। ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि हमने उनको इन्फ्लुएंसर्स का नाम देना शुरू कर दिया और वाक़तन वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी में, सही तरीके से अच्छी चीज़ों में तो कम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बुरी चीज़ों में ज़्यादा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ज़बान के इस्तेमाल के हवाले से जिस तरह की मुग़ल्लज़ात वो अपने यूट्यूब के जो चैनल्स हैं, जिस तरह की वो पॉडकास्ट शो कॉल्ड जो हैं जिसके अंदर वो कर रहे हैं, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सोसाइटी के अंदर के जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अभी क्या चीज़ होती है आप जाके ज़रा सर्च करें कि ऐसे लोग जिनको हर मामले पर, हर मौजू पर बोलने का शौक़ है, लेकिन ना उनकी कोई तहकीक है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई स्टडी है, लेकिन फिर भी वो आपको सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लेक्चर्स जो है वो देते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनके नरगे में आप आ चुके हैं और ये ज़्यादातर आपको सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई देंगे और ये आपकी ज़िंदगियों पे भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे गुज़श्ता रोज़ मैंने वाक़े का एक तस्करा किया, फैमिली इशूज़ बहुत सारे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एक ज़माने से सिलसिला चला आ रहा है और हमने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया। आज ये बात समझ में आती है कि ख़ास तौर पे जो सास बहू के, शौहर के और इनके जो रिलेशन के अंदर बहुत सारे इशूज़ होते हैं, हो सकता है कि कोई नफ्सियात का, हम यहाँ देखते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर अलग अलग क्लासेस बनी हुई हैं,
और हर शख्स ये चाहता है कि मैं उस क्लास के अंदर मूव कर जाऊं। तो ये जो कंपटीशन है, इसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू, फिर आपको पता है, एक्सीडेंट्स और इस तरह के जो क्रिटिकल वो हो जाते हैं, जैसे भी हमने इशू का तस्करा किया। क्या ऐसे लोग आ सकते हैं, और अब उनको आप समझती हैं कि साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा ज़रा नेता इसके ऊपर बिल्कुल, ऐसे लोगों को साइकियाट्रिस्ट की तो ज़रूरत है ही। और सबसे पहले तो हाँ, मुझे सोशल मीडिया पे और चीज़ें चलती हैं, अवेयरनेस दीजिए लोगों को इन साइकियाट्रिस्ट के पास आने के लिए जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं। अब हम जैसे लोग जो इन लोगों को इतनी लाइक्स, इतनी चीज़ें देकर आगे प्रमोट करते हैं, ना करें, ना करें प्लीज़, क्योंकि इस तरह तो आप गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, लोगों को अवेयरनेसेस दीजिए कि भाई अगर कोई किसी को इशू है, आपको लग भी रहा है कि किसी ने अपनी कोई चीज़ ऐसी डाली और आपको लग रहा है कि वो पेशेंट होगा, तो आप उनको उसको उस तरह कमेंट करके उसको बताएं कि भाई तुम जाकर अपना इलाज करा लो, ज़्यादा बेहतर है, तुम डॉक्टर के पास जाओ। वे चीज़ के कि हम उनको और प्रमोट करते हैं चीज़ों में, तो ये नहीं करना चाहिए और इलाज कराना चाहिए इंसान को बेसिकली। फिर वही बात है कि फैमिली, आपने बोला सास बहू हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आ ही जाते हैं। सही है। और उसका असर कभी बीवी पे, इन जॉइंट फैमिली में अगर शादी होके जा रही है तो सिर्फ मियाँ का उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होता, सास ससुर और भी रिश्ते। ये कई दफ़ा हमारे हॉस्पिटल में लड़कियाँ आई हैं शादी के बाद इतने बुरे हाल में, इस बीमारी के अंदर कि घर के हालात ठीक नहीं हैं, और वो यानी वो बिल्कुल उनके, मैं बोल नहीं सकती कि नॉर्मल नहीं होती हैं, बिल्कुल उनकी लेवल आउट होती हैं, यानी वो बातें भी बिल्कुल बहकी करती हैं। तो क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा सख्ती, और हर इंसान का ना एक लेवल होता है बर्दाश्त करने का। तो हो सकता है मेरा लेवल हो, मैं बर्दाश्त कर जाऊँ, लेकिन आपका हो सकता है ना हो। तो आप कहीं तो सोचें, आपको ट्रैगल करेंगे ना तो फिर वो इंसान बीमारी की तरफ चला जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि, और अक्सर ये भी मैंने देखा अपने हॉस्पिटल पेशेंट्स के अंदर कि मियाँ लोग बीवियों को छोड़ देते हैं, वो मैके आके बैठी हुई है, क्यों? क्योंकि वो बीमार है, और ये नहीं बता रहे कि ये बेचारी ऐसी हुई क्यों है, और माँ बाप उनको लाके इलाज करें, हाँ इलाज हो जाए, ठीक हो जाएंगी तो हम उनको ले जाएंगे, वरना वो बेचारी यहाँ अपने मैके आके बैठी हुई होती हैं। लेकिन मैं उस पर भी कहती हूँ पेरेंट्स को इलाज कराना चाहिए, और लड़कियों को भी कहती हूँ कि प्लीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस में जा रही हो, समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आएँ, इलाज कराएं, घबराएं ना। बिल्कुल सही। मैं बड़ा, अभी डॉक्टर साहब से मेरी, डॉक्टर शफीक यासीन से पिछले प्रोग्राम में जब बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़े केस के बारे में बताया, और वो ये कि एक शख्स जो रक्षा चलाता था, उसकी वाइफ के साथ कुछ मेंटल डिसऑर्डर कुछ था, तो वो लेकर उसको आया भी, बड़ा पेशेंटली उसने उसको हैंडल भी किया, और वो सारी चीज़ें बर्दाश्त भी की, और कहीं कहीं तो वो, अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताने लगे कि वो लड़ाई शदीद नौयत की हो जाती है कि बीवी उसको मारना शुरू कर देती, लेकिन वो लेकर आया, ये सबसे बड़ी बात है, और फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई ना। हाउ शी इज़ डूइंग, ये चाहूँगा ज़रा बताइए कि उसका क्या वो है, क्योंकि आपने विटनेस किया होगा, और मैं उसको भी, डॉक्टर साहब भी कहते हैं। तो डॉक्टर शफीक ने यकीन बताया होगा हमारे हॉस्पिटल में आई कैसे, हमारे हॉस्पिटल के बाहर वो रिक्शे से उतर के अपनी मियाँ को मार रही थी, और पूरी पब्लिक जमा थी वहाँ। खैर तो उसके बाद हमारे जो हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने देखा, फिर जाकर उनको बुलाया, उनसे पूछा भी क्यों ऐसा हो रहा है, उसको तो पता नहीं था कि पेशेंट है। एग्जैक्टली। तो फिर खैर उनको लेके अंदर, उन्होंने बताया कि मुझे तो हॉस्पिटल लाना था इसको इलाज कराने के लिए, ये रास्ते में उतर गई है रोड पे, और ये इस तरह कर रही है, और लोग भी ये समझ रहे हैं कि मियाँ जालिम है। हाँ, हमारे यहाँ तो ये वो उसके मियाँ के अगेंस्ट लोग खड़े हुए। फिर किसी तरह उनको बचाव करके उनको हॉस्पिटल लिया है, और हॉस्पिटल आने के बाद भी उसका गुस्सा बहुत ऊपर था अपने मियाँ पे, लेकिन उस मियाँ ने बहुत पेशेंटली उसको एडमिट करवाया, इलाज कराया, माशाल्लाह ठीक है, फॉलोअप के लिए लेके आता है। और ऐसा भी होता है, बिल्कुल सही बात है, बीवियाँ भी इतनी हाइपर हो जाती हैं कि ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है। देखिए ये नफ्सियात का मामला, ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, किसी भी स्टेज के ऊपर हो सकता है, और हम सब भी कहीं ना कहीं उसका शिकार हैं, क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं, शब रोज़ जो कुछ हमारे सामने होता है, सड़कों पे जो कुछ हमें नज़र आता है, हम खुद भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, और सबसे बड़ी वजह जो इसकी वजह है वो ये है कि हम एक दौड़ में लगे हुए हैं। हमने नया आईफोन भी लेना है, हमने नई गाड़ी भी लेनी है, हमने सब कुछ करना है, और उसके लिए हम लगे हुए हैं सारा दिन, सारी रात हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि हम इस दौड़ में इतना आगे निकल गए हैं कि फिर हम बहुत सारी चीज़ें पीछे मिस करते चले जा रहे हैं। बहरहाल अब बात तवील हो जाएगी, लेकिन ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो चुके हैं, जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। एक चीज़ को अचीव करते हैं, फिर कोई नई चीज़ हमारे सामने होती है, फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, फिर एक चीज़ हमारे सामने आती है, और ये सिलसिला फिर जारी रहता है।
बहरहाल। अच्छा जी, अब ज़रा अस्पताल के बारे में बात हो रही थी, कितनी जगह आपके पास है, कितने पेशेंट्स को आप ट्रीट करते हैं, और एक सवाल अक्सर ये होता है, शायद लोगों के इल्म में ना हो, कि किसी के साथ मेडिकल इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से कोई डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, क्या चेक करने के लिए टेस्ट वगैरह का प्रॉपर इंतज़ाम है, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, जब हम एडमिट करते हैं पेशेंट को तो हम नेक्स्ट डे ही सारे उनके ब्लड टेस्ट, रूटीन ब्लड टेस्ट जो होते हैं बेसिक, वो हम पहले करवा लेते हैं। लाख वो बीमार हैं या वो नहीं है, दोनों सूरतों में हम मेडिकल रिपोर्ट्स करवाते हैं उनकी, क्योंकि हम एटलीस्ट क्लियर रहें कि हम मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका कोई लिवर इफेक्टिव तो नहीं है। क्योंकि देखिए जैसे ड्रग्स लेने वाले पेशेंट्स हैं, उनका हो सकता है लिवर इफेक्टिव हो, या कोई और पेशेंट भी आए, हो सकता है उसको हेपेटाइटिस हो, हमें ना पता हो। ठीक है। तो हम ये टेस्ट इसलिए कराते हैं कि हम क्लियर रहें चीज़ पे, हमारा पेश क्लियर रहे और हम उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मेडिकेशंस दी जाती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, तो हम हर चीज़ की क्लियरिटी लेते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी डायग्नोज हो जाए, किसी का हेपेटाइटिस डायग्नोज हो सकता है, एनी अदर कोई भी बीमारी डायग्नोज हो सकती है, तो हम उनको पहले ही बताए हुए होते हैं कि हम जो हमारे हॉस्पिटल में नफ्सियात और मंशियात का इलाज होता है, अदर देन जो बीमारी होगी उसके लिए हम बाहर से डॉक्टर को कॉल करते हैं। और जैसे कोई न्यूरो की नफ्सियात से हट के भी कोई बीमारी हो सकती है, तो हम कंसल्टेंट को कॉल करते हैं, वो आके चेकअप करते हैं और फर्दर जो टेस्ट होते हैं, MRI हुआ या अदर टेस्ट, फर्दर जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं, हम सब वो करवाते हैं उनके, फिर दोनों टीम्स मिलकर उनका इलाज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और ज़रा हॉस्पिटल से रिलेटेड ही पहले क्वेश्चन हो जाए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये काम किस तरह करता है ना। जैसे हमने कहा कि लोगों को ख्याल ये है, बल्कि मैं देखता हूँ अक्सर ड्रामों के अंदर भी वैसे सारे माशाल्लाह फजूल ही होते हैं, देखने से कोई ऐसा वो नहीं है जिसको आप देखें और कुछ सीख सकें। तो हम एक चीज़ आपने अक्सर देखी होगी ड्रामों के अंदर कि वो पेशेंट को, जो भी मरीज़ होता है नफ्सियात को, उसको एक व्हील चेयर पर लाते हैं, उसके यहाँ पे 2 कैथोड लगाकर उसको जो है वो शॉक ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। अब बताइए क्या वाक़तन ऐसा है? क्योंकि जो कुछ पोर्ट्रे किया जा रहा है, जैसे मैंने सोशल मीडिया का आपको बताया, तो ड्रामों के ज़रिए भी जो नॉनसेंस दिखाई जा रही है, वेरी सॉरी, जो कुछ दिखाया जा रहा है उसमें यही कुछ दिखाया जाता है। कैसे माइंड को चेंज करें, कैसे लोगों को बताएं कि नफ्सियाती अस्पताल में ये भी एक शोबा है, लेकिन वो किन पेशेंट के साथ है वो ज़रा निदा बताएंगे जी। ये ज़रूर है, होते हैं कुछ हॉस्पिटल में यूज़ इलेक्ट्रिक शॉट्स दिए जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में नहीं दिया जाता। डॉक्टर शफीक विद मेडिसिन एंड इंजेक्शंस ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। और ये जिन हॉस्पिटल में भी दिया जाता है, एक सर्टन लेवल के वो पेशेंट्स होते हैं, हर पेशेंट को इस चीज़ से ट्रीट नहीं किया जाता। और ना सोचें कि हम जो वहाँ हमारे पास पेशेंट आएगा, मेरे पास तो खैर हॉस्पिटल में ये सिस्टम ही नहीं है, वी डोंट हैव इट, लेकिन जहाँ अदर हॉस्पिटल्स में भी होगा तो वो सर्टन पेशेंट्स पे यूज़ होगा। ये नहीं कि हर आने वाले पेशेंट्स पे वो उसको यूज़ किया जाएगा। ये ड्रामे में पोर्ट्रे है, लेकिन ड्रामे में ड्रामे ही की तरह रहने देना चाहिए कि ड्रामे में तो बहुत कुछ ऐसी ज़िंदगी की चीज़ें दिखाते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में रियली नहीं है। एग्जैक्टली। तो फिर चीज़ पे इतना नहीं सवार करना चाहिए और इलाज से नहीं घबराएं। एक नॉर्मल जैसे हम वायरल फीवर का इलाज कराते हैं, हम उसकी भी दवाई खाने जाते हैं ना, तो प्लीज़ यही सोचें कि हमें सर का दर्द किसी वजह से होगा, हम डॉक्टर को दिखा के उसकी प्रॉपर दवाई लें। बिल्कुल ठीक है। तो चीज़ को कि हम बढ़ाते जाएं। ये रेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो कतई उसका पार्ट नहीं होती, ECT ट्रीटमेंट इसको कहते हैं। दो के डॉक्टर शफीक यासीन इज स्पेशलाइज्ड इन ECT, बट स्टिल क्योंकि वो फैसिलिटी पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए वो नहीं दी जाती है और वो रिकमेंडेड भी नहीं होती। वो ख़ास किस्म के पेशेंट होते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि ड्रामों के अंदर जब भी आपको दिखाया जाता है वो इसी तरह की ट्रीटमेंट दिखाई जाती है, बट जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बड़े हैरानकुन भी होते हैं। और वो हैरानकुन रिज़ल्ट्स क्या होते हैं? कभी ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जो लगता होगा कि इसके ऊपर बड़ा मुश्किल है, या बड़ी देर से इसके ऊपर जो है वो शायद रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, और वो हैरानकुन तौर पर बड़ी जल्दी ही रिस्पॉन्ड कर देता होगा। ऐसा भी होता होगा जी? बिल्कुल, ऐसे पेशेंट्स होते हैं। जब मैंने जॉब ज्वाइन की डॉक्टर शफीक के हॉस्पिटल में, तो उस वक्त एक पेशेंट आया था और लिटरली वो, मुझे लगता था कि शायद वो कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि शायद मेरा पहला दूसरा एक्सपीरियंस रहा होगा वहाँ। तो क्योंकि वो जब दवाई भी खाता था तो दवाई हाथ में लेकर पता नहीं हवा में कुछ करता था यूं करके, और फिर खाता था और फिर इजाज़त लेता था किसी से कि इजाज़त दे क्या दवाई, तो मैं दवाई खाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता था वो ठीक नहीं हो सकता। वो बहुत पुराने क्रॉनिक पेशेंट भी थे, ये नहीं कि 1-2 साल पुराना था, कई सालों पुराने पेशेंट्स थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र वो भी ठीक हुए और बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो इस तरह के आए दिन ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसको हम सोचते हैं कि नहीं, लेकिन डॉक्टर शफीक कहते हैं कि नहीं ये ठीक होगा। और ऐसा ज़रूर होता है कि अगर हम ये सोचते हैं कि 21 डेज़ में ही ठीक होगा, वो 30 डेज़ में 1 मंथ लग जाता होगा, लेकिन वो ठीक होते हैं पेशेंट्स। ऐसा कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो ठीक नहीं होती।
ना सोचें। जो लोग सोचते हैं घर बैठ के कि हम जाएंगे और इलाज नहीं होगा और हम ठीक नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इलाज है और लोग ठीक होते हैं। लोग ठीक होते हैं, और ख़ास तौर पे जो ड्रग अब्यूज़ वाले जो हैं और बहुत अरसे से हैं। अच्छा, कुछ जगह पर ये भी देखा गया है कि लोग कहते हैं कि यार इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर हो गई है तो अब शायद इसके बगैर सस्टेन ना कर सके। ये मिसपरसेप्शन है, याद रखें। ऐसे लोगों को भी डिटॉक्स की ज़रूरत है, और वो हो भी जाते हैं। प्रोसेस थोड़ा स्लो होता होगा यकीनन, लेकिन वो हो जाता होगा। कुछ जगह पे तो लोगों ने ये भी क्वेरीज भेजी हैं कि वो जी बहुत अरसे से कर रहे हैं तो बड़े यूज्ड टू हो गए हैं, अब डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है तो शायद सस्टेन ना कर सके। क्या नहीं ऐसा भी नहीं, होता बिल्कुल है? सस्टेन कर सकते हैं, और वो इलाज होता है उनका प्रॉपर तरीके से। और हम इलाज देखें, हम अगर उसको 1 महीने रख रहे हैं, क्योंकि देखिए हम 2-3 महीने भी रख सकते हैं, मसला ये नहीं होता, लेकिन फैमिली अफोर्डिंग इशू आ जाता है। Yes. तो हम लोग पे करते ये कि स्टार्टिंग टाइम तो 1 महीना उनको रख लेते हैं Right. जब तक उनका डिटॉक्स हो जाए, और उसके बाद हम उनको फिर मेडिसिन पे घर पे डिस्चार्ज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये नहीं मतलब है डिस्चार्ज के कि वो मेडिसिन बस 1 हफ्ता 10 दिन खाना है, वो कई महीनों का चलता है कोर्स। और वो डॉक्टर शफीक अपने रूटीन पे बुलाते रहते हैं, पहले 1 वीक, फिर 15 डेज, फिर 1 मंथ, अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। तो ये इलाज अगर आप पूरा तरीके से उनकी मेडिकेशन कर लें तो आप ठीक हो जाते हैं। और एक नहीं, हमारे कई पेशेंट्स हैं माशाल्लाह जो ठीक हुए हैं। राइट। और इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ठीक नहीं होते। थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, दवाई बिल्कुल ठीक खिलानी है। पड़ती है टाइम पे, और चीज़ें करनी पड़ती ठीक है। लास्टली नेता, ये बता दीजिए कि टाइमिंग्स वगैरह के हवाले से, क्योंकि रमज़ान में हमारे यहाँ तो वैसे ही माशाल्लाह किसी का काम करने का दिल नहीं चाहता है, स्केड्यूल बड़ा ज़रूरी है जानना। तो क्या स्केड्यूल होता है हॉस्पिटल की, टाइमिंग क्या होती है? रमज़ान के अंदर जो टाइमिंग्स हमारी है वो 10 o'clock, सुबह 10 o'clock से लेकर इवनिंग 6 o'clock तक है। बिल्कुल ठीक है। और वैसे इस टाइम तक हमारा स्टाफ पूरा रहता है, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स तो होते ही हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम उसको भी डील कर लेते हैं। डॉक्टर शफीक आते हैं, हमारा स्टाफ ठीक आता है और उसको इमरजेंसी भी डील करते हैं। ठीक है। निदा, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में और यहाँ पर आप तशरीफ़ लाईं। और निदा ने हमें बड़ी तफसील से बताया कि ये जो यासीन नफ्सियाती हस्पताल है। और लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा लोकेशन के बारे में, वैसे तो हम ऊपर चला रहे होते हैं, लेकिन आप वैसे भी हाँ, अगर लोकेशन वर्बली बता दें। ये है कि नाज़माबाद 3 नंबर में ये हॉस्पिटल है, जो ईदगाह मैदान, उससे जो सर्विस रोड टूवर्ड्स मेट्रिक बोर्ड ऑफिस की तरफ जा रही है, सर्विस रोड पे आप आ जाइए। यासीन नफ्सियाती हॉस्पिटल के बराबर में पंजाब बैंक और मिज़ान बैंक है। बिल्कुल दिस ठीक इज़ द है। लोकेशन। ये लोकेशन आपको याद रहेगी कराची में रहने वाले लोगों के लिए। और जो कराची से बाहर हैं वो टेलीफोन के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, तो फिर उनको जो है वो काउंसलिंग भी की जाती है और उनको बताया भी जाता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको बुलवाया भी जाता है। वो आप इन नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सेगमेंट का इख्तिताम होता है, दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा, और उससे पहले ब्रेक है, फिर वापस आएंगे और इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।